में स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। 7वें चरण से पहले सियासी पारा हाई है। इंडी अलायंस के नेताओं ने 1 जून को सभी पार्टी नेताओं की दिल्ली में मीटिंग बुलाई है, लेकिन ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में जाने से इंकार कर दिया है, जिसको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी यह दावा कर रही है कि नतीजों के डर से इंडी मतगणना से पहले ही टूट गया है। देखिए रिपोर्ट। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले INDIA के सभी दलों का दिल्ली में जमघट सजेगा, जिसमें राहुल गांधी भी होंगे और अरविंद केजरीवाल भी, अखिलेश यादव भी होंगे और उद्धव ठाकरे भी। लेकिन उस मीटिंग से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दूरी बना ली है। तो क्या ये मान लिया जाए कि नतीजों से पहले ही INDIA में फूट पड़ चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में शामिल होने से इंकार कर दिया है। ममता ने जो कहा उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। ममता दिल्ली क्यों नहीं आ रही हैं? आप खुद सुनिए। वो इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। वो दिन पंजाब में भी चुनाव वाला है लगता है। वो दिन और सारी जगह में चुनाव है, यूपी में भी है। एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन। हमको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर और माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। ममता के बैठक में शामिल नहीं होने की वजह आखिरी चरण का मतदान है, जो कोलकाता समेत कई बड़े शहरों में है। लेकिन चुनाव तो यूपी और बिहार में भी है। खैर, ममता के बैठक में शामिल नहीं होने पर बीजेपी को गठबंधन पर हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी अब नतीजों से पहले ही गठबंधन के बिखरने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी ने 1 जून को इंडी अलायंस की मीटिंग में आने से मना कर दिया। बहाना बनाया कि उसके प्रदेश में चुनाव है और भी कारणों से वह नहीं आ सकती। परंतु जो सच है वह कह चुकी हैं कि वह इंडी अलायंस को बाहर से समर्थन करेंगी पहले, और अब वह शायद 2 मन में है कि उनको इंडी अलायंस का हिस्सा बनना है या बना रहना है या नहीं बने रहना है। 7वें चरण में पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर चुनाव है। TMC का कहना है कि ये इस चुनाव में किसी भी अन्य दिन से ज्यादा जरूरी है। इसमें कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता की सीटें भी शामिल हैं। इसलिए ममता इस दिन अपने राज्य में ही रहना चाहती हैं। ममता की इस सोच पर गठबंधन भी राजी है। ममता बनर्जी जी सही कह रही हैं कि 1 जून को पश्चिम बंगाल में 9 सीटों के लिए आखिरी चुनाव है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पसीने छुड़वा दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर ला दिया है, ऐसे में 1 जून को उनका पश्चिम बंगाल में रहकर वोटरों को मोटिवेट करना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ उनका मनोबल बढ़ाना यह ज्यादा जरूरी है। नतीजे घोषित होने से पहले विपक्ष की इस बैठक का मकसद रणनीति पर चर्चा और 7वें चरण के दौरान पार्टियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होगा। 2 जून को केजरीवाल की जमानत अवधि भी खत्म हो रही है, तो उससे पहले गठबंधन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने की योजना पर मंथन चाहता है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 1 जून को लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं। आखिरी चरण में हरियाणा और पंजाब की सभी सीटों पर वोटिंग है, जहां अपनी पैठ बनाने के लिए कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को फिर चुनावी मुद्दा बना दिया है। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के पहले अग्निवीर स्कीम पर सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर इंडिया की सरकार बनी तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने राहुल गांधी को पहले सेना में काम करने और फिर बयानबाजी करने की सलाह दी है। अग्निवीर हो सकता है ना, वो खुद कुछ काम करके खा सकते हैं।
वो माँ का ऊपर एक बोझ है। इसीलिए भारत का लोग राहुल गांधी को कुछ मौका देने वाला नहीं है। हिमाचल में गया, झूठ बोल के सरकार बनाया, कुछ नहीं किया। झूठ बोलने का अगर सरदार कोई है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को मैं एक छोटी सी सलाह देता हूँ, फौज में आके नौकरी करो, उसके बाद ये सब कुछ बोलना। बिना नौकरी किए बिना फौज को जाने बोलना उचित नहीं है, और वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जिस पर अनुराग ठाकुर ने आपत्ति जाहिर की। ये जो अग्निवीर व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, न शहीद का दर्जा है, न आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये सब केवल अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था बनाई है। कांग्रेस ने पहले सेना को खत्म करने का प्रयास किया, रक्षा दलाली खाई, रक्षा सौदों में दलाली खाई, ना हथियार खरीदे बाद में और ना ही बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस ने देश की सेना को कमजोर करने का हर बार प्रयास किया, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और सेना को आगे बढ़ने और मजबूत करने की बजाय ये चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे। विपक्ष अग्निवीर योजना को लगातार मुद्दा बना रहा है। खासतौर पर आखिरी चरण में हरियाणा और पंजाब समेत आसपास के इलाकों में इस मुद्दे को धार देना चाहता है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में आसमान से आग बरस रही है। फलौदी के साथ ही अब बाड़मेर का जो है तापमापी पारा भी 49 डिग्री को पार कर चुका है। नौतपा में राजस्थान भीषण रूप से तप रहा है और हर रोज कई लोगों की हीट वेव से अब मौत हो रही है। अकेले कोटा की अगर हम बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। नौतपा में गर्मी से हाहाकार, हीट वेव का वार, पारा 47 के पार। भीषण गर्मी, प्रचंड है घाम। कोटा में गर्मी से कोहराम। मई का महीना है और कोटा में पारा 47 के पार है। कोचिंग सिटी में गर्मी का हाल ऐसा है कि घर से बाहर निकलते ही मानो शरीर झुलस जाए। वहीं नौतपा के बीच भीषण गर्मी अब जानलेवा साबित हो रही है। बीते 24 घंटे में कोटा में अलग अलग इलाकों में 5 शव मिले हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। भीषण गर्मी का पारा 47 डिग्री को पार और अब ये गर्मी मुसीबत बनने के साथ जानलेवा बन गई है। कोटा के अलग अलग इलाकों में 5 शव मिले हैं, ये सब 24 घंटे में मिले हैं और प्राथमिक तौर पर लू तापघात की वजह से इन 5 मौतों की वजह मानी जा रही है। 24 घंटे के अंदर मिले 5 शव लावारिस हैं, जिन्हें अलग अलग मोर्चरी में रखवाया गया है। वैसे तो प्रशासन कई दावे कर रहा है, लेकिन एक दिन के अंदर एक साथ 5 शवों के मिलने से प्रशासन के इंतजामों पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अभी विभागों के माध्यम से छाया पानी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी जगह पानी की और बिजली और इस तरह की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। एसडीएम्स के माध्यम से मैं खुद भी निरीक्षण कर रहा हूं, मेरा सारा स्टाफ इसमें निरीक्षण कर रहा है और पानी की व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्थाएं, ये सारी माकूल तरीके से की जाती हैं। भीषण गर्मी में एक के बाद एक शव मिलने के बाद संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी भी फुल हो गई है। अस्पताल की मोर्चरी में अब शवों को रखने के लिए जगह भी कम पड़ने लगी है। वहीं भीषण गर्मी में शवों की भी दुर्गति होती जा रही है। लावारिस थे या जो एम्बुलेंस के थ्रू या कोई संस्था के थ्रू हमारे यहाँ है तो मोर्चे में रखा है। 300 थे तो कल हमारी मेरी जानकारी है तो वो वहाँ रखाए गए। पहले की भी है, जो उनके लावारिस थे तो पहले की भी। राजस्थान में गर्मी ने कोहराम मचाकर रखा है। केवल इस साल ही गर्मी से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोटा में 24 घंटे के अंदर ही 5 मौत
प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं अस्पतालों में भी हालात चिंताजनक है, क्योंकि लू तापघात से पीड़ित जो मरीज हैं उनकी तादाद कई गुना बढ़ गई है और ऐसे में अस्पतालों में भी इंतजाम जो है वो कम पड़ गए हैं। ऐसे में अब जो ये गर्मी है वो जानलेवा होने के साथ में मुसीबत का सबब बनती जा रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासनिक मशीनरी के इंतजामों पर। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद मनेर के लड्डू डिमांड एकदम से बढ़ गई है। हालात ये है कि मनेर के लड्डू लेने और 4 जून का ऑर्डर देने के लिए बीजेपी वालों की भीड़ अब बढ़ती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत भी बड़ी है। 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद बिहार में मनेर के लड्डुओं की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई है। पटना से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मनेर शरीफ का लड्डू वैसे तो अपने स्वाद के लिए पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाटलिपुत्र की रैली में मनेर के लड्डू का जिक्र किया और इसे और भी ज्यादा फेमस कर दिया। प्रधानमंत्री से मनेर के लड्डुओं की तारीफ सुनकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 4 जून के लिए पहले से लड्डुओं का ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही दुकान के मालिक ने भी लड्डू बनाने की तैयारी तेज कर दी है। ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग मनेर के लड्डू खा के आए हो। मनेर के लड्डू मशहूर तो है, लेकिन लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत भी बड़ी है। आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। मनेर का जो फेमस लड्डू है उसका हम लोग 4 तारीख के लिए ऑर्डर भी करेंगे और अभी हम लोग हमेशा यहाँ से लेते हैं और खाते हैं। यहाँ का लड्डू का कोई जवाब नहीं है। रैली में प्रधानमंत्री से मनेर के लड्डुओं की चर्चा सुनकर यहाँ के दुकानदार भी खुश हैं। दुकानदारों के मुताबिक पीएम के बयान के बाद पहले के मुकाबले लड्डुओं की डिमांड एकदम से बढ़ गई है। और गाजा के पास इजराइल और मिस्र की सेना के बीच गोलीबारी हुई है और इस दौरान मिस्र के एक सैनिक की मौत हो गई है। ये घटना पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा तनाव पैदा कर सकती है, क्योंकि अब इजराइल को एक और फ्रंट खुलने का पूरा डर सता रहा है। आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, इसकी 3 बहुत गंभीर वजह बताई जा रही है। क्या है वो वजह, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में जनवरी के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ है। ये रॉकेट अटैक के बाद उठ रहा धुआं है। तेल अवीव में अजीब सी दहशत फैली हुई है। गाजा से कत्यूशा रॉकेट फायर करके हमास ने साबित कर दिया है कि वो खत्म नहीं हुआ है। गाजा के रॉकेट मेन सुरंगों के अंदर और सुरंगों के बाहर एक बार फिर लैस हो चुके हैं। हमास की रॉकेट फोर्स लगातार एक्टिव है। इजरायल में लगातार सायरन बज रहे हैं। गाजा में हमास की फायरिंग पावर में कोई कमी नहीं आई है। हमास के इस हमले के बाद इजरायल ने रफा कैंप में कोहराम मचा दिया। तेल अवीव पर हमले के बाद इजरायल के हेलीकॉप्टरों ने रफा पर हेल्प फायर मिसाइलों की बारिश कर दी। करीब 40 लोगों के मरने की खबर है। रात भर रफा का ये राहत कैंप जलता रहा, लाशें निकाली जाती रहीं। ये सिलसिला सुबह भी जारी रहा।
रफा दक्षिण गाजा में वो जगह है जहां करीब 12 से 15 लाख लोग मौजूद हैं, क्योंकि इजराइल ने पूरा उत्तरी और मध्य गाजा खाली करा लिया है। جيش محتل كاذب فيش آمن في غزة لا يوجد آمن فيش شيء لا لطفل آمن ولا لشيخ ولا لامرأة هي هو وزوجته هي استشهدوا وراحوا ترك الأطفال أبرياء إيش ذنبهم إيش ذنب الأطفال تتيتم। इजराइल ने रफा पर जो मौत की बारिश की उसकी वजह तेल अवीव पर हुए हमले से ज्यादा हमास का एक बहुत बड़ा हमला है जो जबालिया में किया गया। मारे इजरायली सैनिक, हमास का खूनी हमला। जरा इस वीडियो को देखिए। हमास के लड़ाके एक सुरंग से इजरायली सैनिक को घसीट कर बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। हमास ने अपने इस वीडियो में दावा किया है कि हमने सुरंग युद्ध में इजरायली सैनिकों को न सिर्फ जान से मार डाला है बल्कि कई इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया है, उनके हथियार भी जब्त कर लिए हैं। ये वीडियो उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप का बताया जा रहा है। हम आपको एक एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि आखिर हमास ने इजरायली सैनिकों को इतनी आसानी से कैसे मार डाला, क्योंकि इजरायली सैनिकों के पास न सिर्फ घातक हथियार और हाई टेक्नोलॉजी मौजूद थी बल्कि मरकाबा टैंक और फुल बैकअप पीछे से मौजूद था। हमास के दर्जन भर लड़ाकों ने सबसे पहले जानबूझकर सुरंग में अपनी लोकेशन इजरायली सैनिकों को दिखा दी। जैसे इजरायली सैनिकों को लगा कि सुरंग के अंदर दर्जनों हमास के लड़ाके छिपे हैं, वो तुरंत घातक हथियारों के साथ सुरंग में घुस गए। सुरंग में इजरायली सेना की स्पेशल यूनिट के कमांडो घुसे थे। जैसे ही हमास का पीछा करते हुए इजरायली सैनिक सुरंग में घुसे, तभी सुरंग में हमास ने जोरदार धमाके कर दिए और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। हमास ने दावा किया है कि उसने इजरायल के कई सैनिकों को सुरंग में मार डाला है और इजरायल की स्पेशल फोर्स के कमांडोज को बंधक बना लिया है। अल कसम ब्रिगेड्स के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा, हमारे लड़ाकों ने इजरायली सेना को लालच देकर एक सुरंग के अंदर हमला करवाया और फिर इजरायली सैनिकों को मार डाला। كانوا ولا زالوا لقوات العدو بالمرصاد فنفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في جباليا ورفح وبيت حانون وفي كل محاور العدوان والتوغل. وكان آخر هذه العمليات عملية مركبة نفذها مجاهدون عصر اليوم السبت شمال قطاع غزة. खून के आंसू रोए नेतन्याहू 200 दिन बाद बदला। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायली सेना गाजा पट्टी को 80% तक तबाह कर चुकी है, लेकिन हमास के लड़ाकों को खत्म नहीं कर पाई है। 200 दिन की जंग के बाद भी हमास के लड़ाके ना तो हार मान रहे हैं और ना ही इजरायली सेना पर हमला करने से चूक रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हमास के लड़ाके अब उन जगहों पर हमला कर रहे हैं जहां नेतन्याहू दुनिया के सामने दावे कर रहे थे कि उत्तरी गाजा और जबालिया इलाके से हमास के लड़ाकों का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया है। कब्र से निकला हमास, जबालिया में फंसा इजरायल। इस वक्त इजरायली सैनिक रफा, उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा, गाजा सिटी और मध्य गाजा में जंग कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि 200 दिन से ज्यादा की जंग के बाद इजरायल रफा में फंस गया है। जरा देखिए, हमास के लड़ाके हाथों में हथियार लिए एक बार फिर से इजरायल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। जनाजे में उमड़ी भीड़ साबित कर रही है कि भले ही इजरायल 10,000 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मार चुकी है, लेकिन हमास के लड़ाकों की संख्या में जरा भी कमी नहीं आई है। शायद यही वजह है कि रफा में इजरायल के भीषण हमले के बावजूद हमास की लड़ाकू क्षमता में कमी नहीं है।
6 मई 2024 से दक्षिणी गाजा के शहर रफा में इजरायली सेना ने हमले शुरू किए। रफा में 20 दिन से ज्यादा की भीषण जंग में इजरायल की आईडीएफ ने हमास के 70 ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायल की आईडीएफ ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने मरकावा टैंक और भारी हथियारों के साथ रफा में ग्राउंड ऑपरेशन किए हैं, जो सफल रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि इजरायल के इस ऑपरेशन में 50 से ज्यादा हमास लड़ाके पूर्वी रफा में मारे गए हैं। इसके अलावा हमास की दर्जनों सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। इजरायल ने भीषण हमलों की वजह से रफा से 8 लाख फिलिस्तीनी भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। और चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान, और आगे आपको दिखाएंगे मारो राजस्थान।